हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और भैया आपने रिलेशन का लेक्चर भी देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक। और बेटा रिलेशन फंक्शन में ना एक ही टॉपिक है जो बच्चों को थोड़ा बहुत परेशान करता है, दैट इज अ फंक्शन। और फंक्शन में भी ज़्यादा इशू आपको फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में नहीं आता। द इशू इज़ कि सर हाउ टू फाइंड डोमेन, हाउ टू फाइंड रेंज, और उसको निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं है। सर डोमेन निकालते टाइम लिखना क्या है और रेंज में लिखना क्या है। तो आज बेसिकली हम फंक्शन की बात करने वाले हैं डिटेल में बेटा। आज मैं आपको डोमेन, रेंज, लिखने का तरीका, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेसिकली 2.3 से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे कवर अप कर लेंगे। मिसलिनियस का मैं सेपरेट आपका लेक्चर बना दूंगा, तो हमारा पूरा चैप्टर डिटेल में विद कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा फंक्शन। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शन होता क्या है। तो मेरे भोले बच्चों में यहाँ पे लिखा है कि लेट ए एंड बी बी द टू on empty set है, then function from set A to B is a rule or a method or a correspondence which associates of element of set A to the element of set B अगर वो satisfy करता है दो कंडीशन। मतलब अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम A to B तो वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट द डोमेन, सॉरी आपको डोमेन और रेंज का तो पता ही है, आपको आइडिया होना चाहिए इमेज का, और बेटा जो आपकी क्या है प्री इमेज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद होगा मैंने आपको रिलेशन में बताया था कि सर रिलेशन क्या होता है, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रिलेशन होता है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी रिलेशन में, अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि डोमेन क्या होता है। सर आपने कहा था कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट कॉम्पोनेंट। और रेंज क्या होता है बोले बच्चों, जो भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर अवेलेबल है उसके जो सेकेंड वाले एलिमेंट है उनका कलेक्शन। द प्रॉब्लम इज सर ये जो कलेक्शन है इसका तो नाम है, बट इंडिविजुअली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ कि जो टू है क्या उसका इंडिविजुअली कोई नेम है, तो 100% बेटा इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, आई वांट टू टेल यू कि इसका नाम होता है इमेज। अभी किसकी इमेज है सर, 2 जो है वो 1 की इमेज है, सर 4 जो है वो 3 की इमेज है, 5 जो है वो किसकी इमेज है जी, 4 की इमेज है। तो हमेशा जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसे हम इमेज कहते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सर रेंज क्या होता है, रेंज होता है द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस। मतलब हम रेंज को अगर मैं रीडिफाइन करना चाहूँ तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा सर, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस का सेट। चलिए अब सर स्टार्टिंग वाले एलिमेंट का कलेक्शन होता था डोमेन। क्या डोमेन के इंडिविजुअल एलिमेंट का कोई नाम है? 100% मेरे बच्चों इसका भी नाम है, इसका इंडिविजुअल नेम होता है प्री इमेज। क्या होता है जी, प्री इमेज। तो 4 किसकी प्री इमेज है, 5 की, 3 किसकी प्री इमेज है, 4 की, 1 किसकी प्री इमेज है, 2 की। तो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट प्री इमेजेस होते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं डोमेन क्या होता है सर, डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस। तो इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, ये आपका क्लियर होना बेहद जरूरी था। अब आपको समझना है कि बेटा फंक्शन क्या होता है। समझो, आपसे मैंने बोला कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ इमेज इन सेट बी। मतलब स्टार्टिंग वाला जो हमारा सेट है उसके हर एक एलिमेंट की सेट बी में इमेज बननी चाहिए। दूसरा मैंने क्या बोला, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू द यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब बच्चों दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है। कंडीशन नंबर 1, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में इमेज चाहिए। कंडीशन नंबर 2, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेट ए लिया और एक सेट मैंने यहाँ पे बी लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए और यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि सर इसका एलिमेंट जो है, जो सेट ए के एलिमेंट है उसकी इमेज सेट बी में चाहिए। आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर जो है ये ह्यूमंस है, आप ये मान लो कि ये ह्यूमंस है और ये उनकी एजेस हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है कि एवरी ह्यूमन जो अलाइव है, जो जिंदा है, हम जिंदा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, एवरी ह्यूमन विच इज़ अलाइव उनकी अपनी एज है, हर ह्यूमन की एज होती है। तो हर इंसान की एज होनी चाहिए। दिस इज कंडीशन नंबर 1 टू बिकम अ फंक्शन। पर एक इंसान की एक से ज़्यादा एज नहीं हो सकती। मतलब अगर आपकी एज बेटा 17 साल है तो आपकी एज 17 साल ही है। आप ये नहीं कि 17 के स्कूल में हो, घर पे आके 18 के हो जाते हो, कहीं और जाके 19 के हो जाते हो। आपकी यूनिक एज है। तो एवरी ह्यूमन हैज़ अ एज, हर इंसान की एज होनी चाहिए, हर इंसान की यूनिक एज होनी चाहिए। तो इसकी एज ये है, इसकी एज ये है, इसकी एज ये है। तो एज समझने के लिए है बेसिकली इमेज का कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि हर एलिमेंट की इमेज है,
और एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, तो हर इंसान की एक से ज़्यादा एज नहीं हो सकती। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया एक सेट ए और एक सेट बी लिया, 1 2 3 4, और यहाँ ले लिया ए बी सी डी ई, और सर सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। अब यहाँ पे दो ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको देख के बच्चा बोल सकता है कि ये फंक्शन नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। अब ये फंक्शन है कि नहीं चेकआउट करना है हमें, तो हम देखेंगे हर इंसान की एज है, सर 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है। क्या हर इंसान की सिर्फ एक एज है? यार 1 की एक ही है। तो अब तुम कहोगे सर यहाँ पे यूनिकनेस तो नहीं है, क्योंकि दो इंसानों की सेम एज हो गई। तो मेरे भोले वाले बच्चों, दो इंसानों की सेम एज हो सकती है। आप सोचो ना, अगर आप 17 के हो तो आपके स्कूल में क्या कोई और नहीं है 17 का है? अगर आपकी ये 16 है तो आपने कब्जा थोड़ी ना कर लिया है। तो ऐसा तो पॉसिबल है कि दो इंसानों की सेम एज हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है एक इंसान की दो एज हो। तो यूनिकनेस का मतलब क्या है कि एक इंसान की दो या दो से ज़्यादा एज नहीं हो सकती, बट दो या दो से ज़्यादा इंसानों की सेम एज हो सकती है। तो सर यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, यहाँ तो एजेस अवेलेबल है, इस एज का कोई ह्यूमन ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी एज ना हो, बट एज एग्जिस्ट कर सकती है जिसका ह्यूमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 चल रही है और ये एक एज है, क्या इस एज का कोई ह्यूमन जिंदा है? नहीं ना। 1 लाख एज है, ये यहाँ पे 2 लाख एज है, अर्थ की भी अपनी एक एज है, बट उस एज का कोई ह्यूमन जिंदा है? नहीं है ना। तो एज एग्जिस्ट, या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे प्री इमेजेस कैन एग्जिस्ट जिसकी इमेजेस कैन एग्जिस्ट जिसकी यहाँ प्री इमेज ना हो, बट बेटा प्री इमेज कांट एग्जिस्ट जिसकी इमेज ना हो। हर प्री इमेजेस की इमेज जरूरी है, चाहे इमेज की प्री इमेज हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक फंक्शन है। अब सर एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्या ऐसा हो सकता है सर कि यहाँ पर ए बी सी डी 1 2 3, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, क्या ये फंक्शन होगा? अब आप बोल सकते हैं सर ये फंक्शन नहीं है। एंड व्हाई नॉट? क्योंकि सर यहाँ पे डी एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब डी एक ऐसा इंसान है जो कह रहा है आई हैव नो एज, आई हैव नो एज, हाउ इट इज़ पॉसिबल? किसी इंसान की एज ना हो, ये इम्पॉसिबल है। तो सर आप बोलेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज डी हैज़ नो इमेज, क्योंकि डी की कोई इमेज नहीं है। एक और केस जो आपके दिमाग में आ सकता है वो भी मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। मैंने एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया, 1 2 3 4 लिया, ए बी सी डी ई लिया। तो मेरे भोले बच्चों, आपने क्या करा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन है? तो आप बहुत आराम से रिलैक्स्ड माइंड के साथ बोल सकते हो सर लग तो नहीं रहा, क्योंकि एक इंसान यहाँ पे झूठ बोल रहा है और वो कह रहा है भाई मेरी ये भी एज है और ये भी एज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान की दो एज हो? मेरे केस में हो सकता है कि मैं जब जाता हूँ क्लास में पढ़ाने तो मैं 25 का हो जाता हूँ, घर पे आके मैं 32 का हो जाता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल है, बट एक्सेप्शनल यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। तो फिलहाल ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इंसान की दो एज है, एक एलिमेंट की दो इमेज है और दो इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो मेरे भोले भाले बच्चों, इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 4 हैज़ मोर देन वन इमेज। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली फंक्शन होता क्या है। अब बात करते हैं सर हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं? अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला है कि एफ इज अ फंक्शन अगर ए टू बी है तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, और इसको ऐसे पढ़ते हैं विच रीड एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये रीड करने का तरीका होता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बच्चों हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने कोई भी फंक्शन रखा, मैंने कहा जी मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है सर, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया 2x + 1 अपॉन में x - 1। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे इसकी कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालना आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन 3 है आई थिंक, एंड एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है। आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, आपके एक्सरसाइज नंबर 2.3 का, जब आपको ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। मैंने जो पिछले एग्जांपल्स दिए उससे आप बता सकते हो। एक आपने क्या करना है मेरे भोले बच्चों, आपसे ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि ये वैल्यू ऑफ फंक्शन बताइए। मतलब आपसे बोल देगा एफ ऑफ यहाँ पे 2 निकालो,
तो व्हाट यू हैव टू डू, जहाँ जहाँ x अवेलेबल है वहाँ वहाँ 2 रख दो। तो यहाँ पे 2 रख दिया +1, यहाँ पे 2 रख दिया -1, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 1 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 5। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूँ आपने f ऑफ निकालना है भैया -7, तो -7 निकालोगे तो जहाँ जहाँ x है यू विल हैव टू रिप्लेस इट बाय किससे बेटा, उसको -7 से रिप्लेस करना है। तो -7 हो गया, पॉजिटिव का 1 हो गया, -7 हो गया, नेगेटिव का 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -14 + 1 अपॉन में माइनस का 8 आ जाएगा, दैट विल बिकम माइनस का 13 अपॉन -8, काट पीट के 13/8। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बोले कि इफ़ fx इज इक्वल टू 7 फाइंड, मतलब fx की वैल्यू आपको किसके बराबर दे दी है 7 के बराबर, और आपसे बोल रहा है फाइंड x की वैल्यू निकालो, तो ये तो और भी आसान है यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है मेरे भोले बच्चों। आप क्या करोगे मेरी बात समझो, आपके पास सिचुएशन है 2x + 1 अपॉन में x - 1 इज इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x + 1 इज इक्वल टू 7x माइनस का 7, x वाले टर्म एक तरफ करो, कांस्टेंट एक तरफ करो, 1 + 7 इज इक्वल टू 7x माइनस का 2x, 8 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 8/5। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में इसका लेवल थोड़ा सा अप आता है। तो जो लेवल अप होता है ना, मैं अब उस लेवल के क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ फ्रॉम माय असाइनमेंट, देख लो बेटा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको fx इज इक्वल टू दिया है x + 1/x, और आपको क्या प्रूव करना है, हल्की सी एडिटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रूव करना है मेरे भोले बच्चों, fx का क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ पे -3 f ऑफ यहाँ पे fx आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर ये है भाई fx क्यूब -3 f ऑफ 1/x, ये प्रूव करना है आपने। तो पता है इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं आपको सबसे इजी अप्रोच बता रहा हूँ। मैं आपको LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको RHS भी करना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। इनफैक्ट दोनों क्वेश्चंस नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मेरे असाइनमेंट में है मैं सारे करा रहा हूँ, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, और NCERT में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं देखने के लिए, तो बहुत ध्यान से बेटा रिलैक्स होकर समझना। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पहले LHS निकालोगे। LHS कैसे निकालोगे बच्चों, आपने क्या करा, आपने निकाला यार fx का क्यूब, fx का क्यूब मतलब हो गया x + 1/x का होल क्यूब, और वो हो गया सर x क्यूब + 1/x³ + 3ab, और ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1/x। भाई मैंने आइडेंटिटी लगाई है किसकी, a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी, आपको याद होनी चाहिए अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे मेरे भोले बच्चों, आप इस x से इस x को काट देंगे, तो यहाँ पे fx³ इज इक्वल टू आ जाएगा x³ + 1/x³ + 3, अगर आप चाहें तो इंटू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इंटू भी कर सकते हैं, 3x + 3/x। ये आपका LHS हो गया, मतलब आपका एक आंसर सेट हो गया कि आपको आंसर क्या लाना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अब मैं निकालूंगा इसका RHS। सर RHS में डिमांड ये है कि मेरे को fx का क्यूब चाहिए और f ऑफ 1/x चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इनकी वैल्यूज़ पहले निकाल लेता हूँ। तो मैंने पहले fx³ निकाल लिया, fx³ का मतलब ये है कि जो आपका fx अवेलेबल है उसमें x को रिप्लेस कर दो x³ से, तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब + 1/x³। फिर f ऑफ 1/x जो है इसका मतलब ये है कि यू विल हैव टू राइट fx अगेन, और fx के अंदर जो x अवेलेबल है आप उसको रिप्लेस कर दो 1/x से, मतलब आपने 1/x से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/x, 1/1/x ऊपर ले जाओ, तो 1/x इज इक्वल टू 1/x + x। नाउ आपने क्या करना है, आपने सिचुएशन निकालनी है, नाउ सिचुएशन निकालनी है fx का क्यूब माइनस यहाँ माइनस था प्लस था यार, एक छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस होगा बच्चों, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्लस पॉजिटिव का 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ मैंने निकाली है वो डाल दे रहा हूँ। मैंने क्या करना है यार, fx³ कितना मेरे पास, x³ + 1/x³ प्लस, सर ये 3 एज इट इज़ रहेगा, और f ऑफ 1/x कितना निकाला मैंने सर 1/x + x। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक बार फटाफट से ऑब्जर्व कर लेते हैं, 3/x और 3x। क्या मेरा LHS और क्या मेरा RHS 100% सेम आ रहा है? यस सर 100% सेम आ रहा है, तो 100% सेम आ रहा है तो हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भाई, वो जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना बेसिक क्वेश्चंस, वो एक झूठ एक छलावा है बेटा, उसमें मत जाना, आपको इस लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से,
फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे इसी का मैं अगला पार्ट ले लेता हूँ, मेरे को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। सर यहाँ पे ना आपको पहले LHS निकालना पड़ेगा। LHS मेरे भोले बच्चों कितना है, LHS है यहाँ पर एफ ऑफ 2x। तो मतलब जहाँ जहाँ x है वी हैव टू डू कि हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा 2x। तो यहाँ 2x माइनस वन आ जाएगा, यहाँ 2x प्लस वन आ जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया सर, इतना हो गया, समझ आता है, मेक सेंस। ये क्या हो गई सर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब लेते हैं सर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव का 1 अपॉन में एफ एक्स प्लस 3 लूँगा पहले, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना बच्चों, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन पॉजिटिव का 1 अपॉन में एफ एक्स कितना अगेन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन में पॉजिटिव का 3। चलिए भाई एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस का 3 प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन अपॉन में x माइनस का 1 प्लस 3x प्लस 3 अपॉन में x प्लस वन। जो कट रहा है काट दो भाई, कौन कट रहा है, x प्लस वन से x प्लस वन कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सर 4x माइनस का 2, नीचे क्या बनेगा 4x प्लस का 2, कुछ कॉमन आ रहा है 2, कितना आ जाएगा 2x माइनस का 1, कितना आ जाएगा 2x पॉजिटिव का 1। ये कुछ कट रहा है, यस 100%। क्या सेम आ रहा है, यस सर बिल्कुल सेम आ रहा है, 100% सेम आ रहा है। तो मुझे LHS RHS बराबर नज़र आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तरीका होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन को सॉल्व करने का, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं आपको कोई एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और मुझे लगता है मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करना चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, राइट, और हमसे बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हमें निकालना है कितना माइनस का 1/x। आप देखते रहे ना। तो अब मैं करूँगा क्या सर, सबसे पहले व्हाट आई हैव टू डू, हम एक काम कर सकते हैं सर, हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे हम ना यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स भाई सीधा LHS लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बाहर वाला एफ एक्स, बाहर वाला एफ ऐसे ही रहने दो, और अंदर वाला जो एफ एक्स है ना उसके अंदर एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट्स एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भोले बच्चों, ध्यान दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन जो है ना ये एफ के बाहर है, और जब एफ ऑफ एक्स था तो हर जगह एक्स था। अब एफ ऑफ ये हो गया तो इसका मतलब एफ एक्स के अंदर एक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा मेरे भोले बच्चों, इस वाली सिचुएशन में एक्स जाएगा और एक्स की जगह एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन पॉजिटिव। तो हमने बेसिकली x को रिप्लेस कर दिया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ पे नेगेटिव का 1 आ गया, x माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, यहाँ पॉजिटिव का 1 आ गया। नो व्हाट वी हैव टू डू सर, मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम आएगा x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, नीचे आएगा सर x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। सर कुछ कट रहा है, यस 100% कट रहा है। तो बचेगा क्या हमारे पास सर, हमारे पास बच गया ऊपर x से x उड़ा दो, ऊपर बचेगा कितना माइनस का 2x, माइनस का इनफैक्ट माइनस का 2x नहीं माइनस का 2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 से 1 उड़ा दो सर, पॉजिटिव का 2x। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आपने एफ ऑफ एफ एक्स निकाला तो अल्टीमेटली वो आ रहा है माइनस का 1/x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई विश आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। 2 और न्यूमेरिकल्स हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, उसको भी भाई आराम से समझ लो। देखो एक क्वेश्चन तो इसका ये वाला है, वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट इसको मैं फिर दोबारा कर देता हूँ। x माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी का स्क्वायर, मेरे भोले बच्चों आपको निकालना है एफ ऑफ ए प्लस बी, तो आपको सिर्फ x की जगह a प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर कर देना है, और a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे b से b उड़ गया, a से a उड़ गया, तो इसका बेसिक क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा फाइनल हो जाएगा, राइट। बट ये प्रॉब्लम नहीं है सर प्रॉब्लम है अगला वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इसमें आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है ए एक्स माइनस का b अपॉन में बी एक्स माइनस का a, राइट। बेटा ये कुछ ओवर राइट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, तो शायद मे बी आपको हल्का सा इशू आ रहा हो, बट कोई बात नहीं, आपको समझ बेसिकली आ जाएगा।
तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले ना हम एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं। इसका सबसे पहले हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में मुझे बेसिकली निकालना है एफ ऑफ वाई। मतलब व्हाट शुड आई डू, मेरे पास जो एफ एक्स अवेलेबल है ना, मैं उस एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह मैं वाई से रिप्लेस कर दूंगा। मतलब इट विल बिकम बच्चों कितना हो जाएगा, ये ए वाई माइनस का बी अपॉन में बी वाई माइनस का ए। सर ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड। अब मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है, मुझे प्रूफ करके दिखाना है जो x है ना, समझना मेरी बात ध्यान से, जो x है वो भी इसी के बराबर है। अब सवाल उठता है सर x निकलेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ fx ही अवेलेबल है ना, हमारे पास तो fx ही अवेलेबल है। fx कितना अवेलेबल है, ax माइनस बी अपॉन में bx माइनस है। तो मेरे भोले बच्चों उसने एक हिंट दे रखा है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मुझे एक हिंट गिवन है। तो व्हाट शुड आई डू, आप मुझे करना है क्या, समझना मेरी बात ध्यान से। आप सबसे पहले यहाँ पे ना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख दो। एफ एक्स कितना है सर, ए एक्स माइनस का बी डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस का ए इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे जो मेरी कोशिश है वो क्या है, आई नीड टू फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। हाउ कैन आई डू इट, बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। अब ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस का ए वाई रहने दो, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या करो, x निकालना है ना, तो x वाली टर्म एक तरफ कर लो, विदाउट x वाली टर्म एक तरफ कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, ए एक्स माइनस बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी माइनस का ए वाई। सर यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, a माइनस का बी वाई b माइनस का ए वाई। सर x की वैल्यू आ रही है b माइनस का ए वाई अपॉन में a माइनस का बी वाई। पर आप कहोगे सर वो तो राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं है, हमें तो सर ये लाना था ना, हमें तो ये लाना था, हम सॉल्व कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, हमें लाना था, उससे तो बहुत दूर है। लेकिन मेरे भोले बच्चों अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा ना काम यार। मतलब x इज इक्वल टू, मैं ऐसे नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ए वाई माइनस का बी हो जाएगा, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो बी वाई माइनस का ए हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई माइनस ए। यू कैन सी कि जो हमारा ये वाला आंसर है और जो ये वाला आंसर आ रहा है ये बराबर आ रहा है। तो वी कैन से दैट, हम 100% ये बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि हमारा x और f ऑफ y 100% बराबर है। तो इसमें मैंने आपको बेसिकली सिखाया है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज कर लो, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस वाले लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको कराया है बेटा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। होमवर्क क्या है कि आप एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आराम से लगा सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं लेक्चर में, आप उसको रिवाइज कर लो, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब रही बात सर डोमेन और रेंज, तो आज के लेक्चर में हुआ नहीं, कोई बात नहीं। डोमेन और रेंज का मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। मैं क्यों सेपरेट लेक्चर बनाना चाह रहा हूँ डोमेन और रेंज का, मैं चाह रहा हूँ कि डोमेन और रेंज ना हम लोग बेसिकली 3 जगह से कवर करेंगे। नंबर 1 फ्रॉम NCERT, नंबर 2 फ्रॉम असाइनमेंट, नंबर 3 फ्रॉम मिसलिनियस। मतलब सारा डोमेन और रेंज एक ही लेक्चर में निपटारा हो जाएगा। और एक मैं मिसलिनियस की हो सकता है लेक्चर अपलोड करूं, हो सकता है उसकी मैं लाइव क्लास लूं, क्योंकि इस चैप्टर की मिसलिनियस एक्चुअली बच्चों को परेशान करती है, क्योंकि इस चैप्टर की मिसलिनियस थोड़ी सी ना मिक्स है और उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो हमने ना 2.1 में करे, ना 2.2 में, ना 2.3 में, वो अचानक से हमें मिल गया किसके अंदर, मिसलिनियस के अंदर। और मिसलिनियस का मैं अलग से भी आपको लेक्चर इसलिए देना चाह रहा हूँ या फिर लाइव क्लास, क्योंकि मिसलिनियस करते टाइम मुझे आपको ग्राफ भी कराने हैं। और भाई ग्राफ इग्नोर मत करना, इस चैप्टर के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।